बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, यानी हम किस प्रकार से सांख्यिकीय आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन किसी डायग्राम या किसी ग्राफ के माध्यम से करते हैं। तो जितने भी जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं वो हमें अंकों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे हम याद नहीं कर सकते। तो हम उन्हें किसी डायग्राम या किसी ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम आसानी से उनको कंपेयर कर सकें, उन्हें जान सकें और उन्हें हम आकर्षक ढंग से प्रस्तुत भी कर सकें। तो ये जो ग्राफ्स और जो डायग्राम्स होते हैं, इनकी माध्यम से हम डायग्राम्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आया आरेख और आलेख। देखिएगा थोड़ा सा फर्क है। देखिएगा आरेख होते हैं रेखा, तो उसको हम डायग्राम्स कहते हैं, और जो आलेख होते हैं उन्हें हम ग्राफ्स कहते हैं। ग्राफ पेपर पर जिन डेटा को शो किया जाता है वो आलेख कहलाते हैं, और किसी भी प्लेन सरफेस पर भी जिन्हें शो किया जाता है उन्हें हम डायग्राम्स कहते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं कि जो आलेख और आरेख हैं, क्या उसके भी अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। आरेख तथा आलेख में क्या अंतर है कि आरेख जो होते हैं, नाम इंग्लिश का याद रखिएगा, आरेख यानी डायग्राम्स। तो आरेख जो होते हैं यानी डायग्राम्स जो होते हैं वे ग्राफ शब्दों का समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि जो डायग्राम्स होते हैं उसके अंतर्गत हम स्तंभ यानी बार, लाइंस, कुछ सेक्टर्स का प्रयोग करते हैं। और जब हम आलेख बनाते हैं यानी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम कोऑर्डिनेट्स अंकित करते हैं, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है जो जहां पर कटेंगे वो हमारा मेन पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बिना कोऑर्डिनेट्स के हम ग्राफ नहीं बना सकते। तो एक डायग्राम हो चाहे कोई ग्राफ हो, उसको बनाने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो किसी समंक श्रेणी यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, जो डेटा है, उन डेटा की जो लिस्ट है उसमें विभिन्न प्रकार के आलेख तथा आरेखों की रचना की जा सकती है। अब सभी विधियों के कुछ न कुछ गुण तो अवश्य होते हैं, तो हम जब इन पर आंकड़ों की प्रस्तुति करते हैं तो मूल्यों के परिसर का ध्यान रखते हैं। परिसर का अर्थ होता है कि उसमें वेरिएशन कितना है, 1 से 10 है, फिर 10 से 20 है, ये हो गया इसका परिसर। इसी प्रकार से एक उचित आलेख या आरेख का चयन करते हैं, जैसे कि अगर हमें तापमान दिखाना है या वर्षा दिखानी है, आयात निर्यात दिखाना है, जनसंख्या वृद्धि दिखानी है, तो इस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम आरेख न बनाकर यानी डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, वहां पर हम ग्राफ बनाते हैं। क्यों? ग्राफ पर हम टेम्परेचर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ पर हम डायग्राम में ग्राफ्स जो है उसके अंतर्गत हम रेनफॉल को अच्छी तरीके से, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जो डेटा है उसको, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। दूसरा कहने का अर्थ है कि डेटा किस प्रकार के हैं उस आधार पर हमें चयन करना है कि हमें ग्राफ बनाना है या हमें डायग्राम बनाना है। दूसरी जो विशेषता है, सभी प्रकार के जो डायग्राम्स हैं और जो ग्राफ्स हैं वो
स्केल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। स्केल का यूज इसमें किया जाता है कि जो पर ब्लॉक है या पर सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी प्रकार से चाहे डायग्राम चाहे ग्राफ की हम एक निश्चित मापनी तय करते हैं। उसके बाद आंकड़े किस नेचर के हैं और हमारे पास जो कागज है उसका आकार कितना है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्केल को तय करते हैं। यानी हम स्केल को इस प्रकार से तय करते हैं कि जो हमारे पास पेपर की साइज है उस पर आसानी से उन आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा सके। ऐसा ना हो कि कागज काफी बड़ा है और यहाँ पर हम इतना सा डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं। गलत। हमें जरूरत है कि एक जो पेपर है जो शीट है उसमें बाउंड्री को छोड़कर हेडिंग का स्थान छोड़कर इसके बीचों बीच में पर्याप्त स्थान का प्रयोग करते हुए हम डायग्राम बनाएं। तो यह स्केल पर निर्भर करता है कि डायग्राम की साइज क्या होगी। तो जरूरी है कि डायग्राम की साइज तय करें। यदि किसी डायग्राम एंड ग्राफ में एक से अधिक प्रकार के रंगों या शेड्स आभा यानी सेट्स और कलर का प्रयोग करना है तो लीजेंड यानी इंडेक्स या निर्देशिका या का निर्माण हमें करना चाहिए तथा उसमें हम इंडेक्स में दिखाते हैं कि ये जो कलर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैंने कहा कि यहाँ पर इस रेड कलर को मैंने यूज किया है इस डायग्राम में तो रेड कलर का अर्थ जिस प्रकार से हमें लिख देता हूँ ये मेल पॉपुलेशन है। तो जहां कहीं पर भी रेड कलर दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि लाल रंग से पुरुषों की संख्या को दिखाया गया। इसी प्रकार से जो प्रत्येक चित्र है उस पर उसका शीर्षक देना आवश्यक है जो कि संक्षिप्त एवं पूर्ण। चित्र क्या बता रहा है, चित्र में क्या दिखा रहा है, वो चित्र कहाँ का है और जिस चित्र या जिन आंकड़ों का आपने प्रयोग किया वो आंकड़े किस वर्ष के हैं या किस अवधि के। अवधि का अर्थ हो गया कि ये 1901 से लगाकर 2011 तक के हैं। जब जनगणना वर्ष के संदर्भ में देखें तो वो हर चीज स्पष्ट तरीके से यानी एक पूरी सीट को देखते ही सामने वाले को पता चल जाए कि इस सीट में क्या कहना चाहा गया है। वह सीट जो डायग्राम है देखने में आकर्षक तथा पढ़ने में सरल, दिखने में भी अच्छा हो तथा न केवल आकर्षक हो बल्कि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। क्योंकि जब पढ़ा नहीं जा सकेगा तो उसे समझा भी नहीं जा सकेगा। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताओं का हमें ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं कि जो डायग्राम्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से डायग्राम्स में हम उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ उसके आयतन या वॉल्यूम की गणना करते हैं। तो ये उसकी विमाएं कहलाती है, डायमेंशन। जैसे कि हमने वर्ड यूज करते हैं 3D। 3D का अर्थ होता है जिसके 3 डायमेंशंस हो, जिसकी लंबाई भी देख सके, चौड़ाई भी देख सके तथा ऊंचाई भी देख सके। इस प्रकार के जो चित्र होता है उन्हें हम 3D कहते हैं। तो इस प्रकार से इस आधार पर हम 3 प्रकार के डायग्राम्स लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1D, 1 डायमेंशनल, यानी एक ही डायमेंशन से। ठीक है, यानी या फिर तो ऊंचाई दिखाएगी या लंबाई या चौड़ाई, केवल इनमें से एक ही आधार पर हम उन आंकड़ों को समझेंगे। द्विविम 2D या 2 डायमेंशनल, 2 लंबाई चौड़ाई
या चौड़ाई ऊंचाई किन्हीं दो डायमेंशंस का यूज किया जाएगा। और जो 3D होते हैं यानी 3 डायमेंशनल्स होते हैं, उनमें हम 3 विमाओं का प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर सबसे पहला है 1D एक विम डायग्राम। कैसे की जाती है रचना? तो केवल एक माप या केवल एक ही प्रकार के विस्तार की मापनी जब हो हमारे पास और उसके आधार पर हम गणना करें तो वो एक विम कहलाता है। यानी गणना तो एक के आधार पर की जाएगी और दूसरी जो विमाएं होगी बना तो दी जाएगी, लेकिन उसके आधार पर उस चित्र का मूल्यांकन नहीं होगा। वो दोनों बाकी की दो विमाएं हैं वो हम स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार मान लेते हैं। जैसे कि ऊंचाई स्केल से बनाई तो उसकी चौड़ाई जो रहेगी उसे हम स्वेच्छा से नाप लेंगे। जैसे कि दंड आरेख यानी बार डायग्राम, हम पिरामिड आरेख जिसके अंतर्गत हम स्तंभों की, स्तंभ यानी जो पोल है, जो बार है, ये इसका स्तंभ है। ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ की एक विमा यानी इसकी जो लंबाई है उसको मापने के अनुसार निश्चित करते हैं। तो वो कहलाता है 1D या एक विमा वाले आरेख। सबसे पहले इसका उदाहरण है दंड आरेख। इस दंड आरेख को आपको शीट पर बनाना है। बनाने का तरीका क्या रहता है वो भी हम समझेंगे। इसे कहा जाता है बार डायग्राम। बार यानी दंड, आरेख यानी डायग्राम। तो इसे बनाने के लिए भिन्न भिन्न पदों के मूल्यों को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल या क्षैतिज स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब आप इस प्रकार से आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं तो वो वाला आपका दंड आरेख कहलाता है। इसे आप जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रखें, इसे आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसमें एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस होगा। तो ये इसकी ग्रोथ को दिखा रहा है कि किस तरफ। तो इन आरेखों को स्तंभी आरेख यानी कॉलमर डायग्राम्स भी कहते हैं। अब इसे बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो जैसे कि मैंने कहा कि आप शीट बनाने में जल्दी ना करें और इन नियमों को पालन करते हुए ही शीट बनाएं। कि सबसे पहले सभी स्तंभ जो बनेंगे या जो दंड बनेंगे उनकी मोटाई समान होनी चाहिए। एक का आकार इतना है, दूसरे का आकार आपने इतना बड़ा बना दिया, नहीं। जब ये है इतना तो दूसरा भी आप इतना ही बनाओगे। तो अमूमन हम जब शीट बनाते हैं तो एक जो बार हम खड़ा करते हैं वह 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला रखते हैं। तो आप जब भी शीट बनाएं तो इसकी 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखें। फिर है दंडों की मोटाई निश्चित करने का कोई विशेष नियम तो है नहीं। फिर भी जितना कागज है उसके आधार पर आपकी जो शीट है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास है। तो आसानी से आप उसमें से 25 के आसपास इस प्रकार के कॉलम आराम से बना सकते हैं। तो आप अपने कागज के आकार को ध्यान में रखते हुए इन दंडों को इतना मोटा बनाएं कि दिखने में ये आकर्षक प्रतीत। ऐसे नहीं कि ये जो दंड है एकदम बिल्कुल पास-पास आ जाए। बिल्कुल इस प्रकार से चिपके हुए नजर आए कि फर्क करना मुश्किल हो जाए कि कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा है। कहाँ पर पहला खत्म हुआ, कहाँ पर दूसरा स्टार्ट हुआ। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक ही प्रकार के आंकड़ों में बराबर संख्या आ जाती है। दोनों 10 आ गए तो दोनों कॉलम बराबर रहेंगे और 2 कॉलम जब आप बराबर हाइट के बनाएंगे तो एक छोटा और एक बड़ा ना होकर दोनों पास-पास लगेंगे
और ऐसे लगेंगे कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा उसमें अंतर हो और मोटाई इस प्रकार से तय करे कि वो दिखने में आकर्षक लगे। फिर हम बढ़ते हैं आरेख में सभी जो दंड है वो समान दूरी के अंतर पर। एक कॉलम बनाया आपने और उसके बाद आपने दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर तय कर लें कि एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में ये जो गैप है वो कितना छोड़ा। आप 2 mm, 3 mm, 4 mm जो भी छोड़ रहे हैं वही गैप आप यहाँ पर छोड़ोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने 2 mm छोड़ दिया और यहाँ पर आप 5 mm छोड़ रहे हो। तो जो गैप है वो बराबर रखना है आपको। यह दूरी एक दंड की मोटाई से सदैव कुछ कम रखी जाती है। गैप इतना भी ना हो तो उसके अंदर एक दंड आ जाए। जैसे कि आपने एक दंड की जो साइज ली है वो आपने दंड बनाया, जैसे कि मैंने कहा कि ये इस प्रकार से आप बना रहे, ठीक है। ये आकर्षक नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसके स्थान पर एक छोटा सा बनाऊं, ये दिखने में साइज ठीक है। तो आपने 1 सेंटीमीटर रखा यहाँ पर, ठीक है। ये पहला। फिर आपने इसके बाद दूसरा ब्लॉक बनाओगे, वह भी 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला होगा। इसके बीच में जहां पर आप ये गैप छोड़ रहे हो, ये जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर से कम ही हो। ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में आप 1 सेंटीमीटर से अधिक, इसकी खुद की मोटाई है उससे भी ज्यादा आप बीच में गैप छोड़ रहे हो, नहीं। जितने आपने बार की मोटाई ली है उससे कम ही छोड़ना है। अगर ये 1 लिया है तो इसके बीच में गैप रहेगा वह 2 mm, 4 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, जो आपकी इच्छा है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से कम। बहुत कम भी नहीं छोड़ना जिससे कि ये पास-पास नजर आए, और इतना भी ज्यादा नहीं छोड़ना कि उसके बीच में एक नया बार खड़ा किया जा सके। अब बात करते हैं कि दंड आरेख जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली दंड आरेख यानी जो बार डायग्राम्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। क्या किया जाता है कि इसमें जो पद दिए जाते हैं, जो वैल्यू दे रखी होती है, उन लिस्ट में दी गई जो वैल्यू है, जो मूल्य है, को किसी एक तो सरल दंड आरेख यानी किसी एक मूल्य को या एक प्रकार का गुण जो दिया जाता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। एक ही प्रकार का गुण, जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को दिखाना है या किसी एक क्षेत्र की लिंगानुपात को दिखाना है या फिर मुझे किसी प्रकार का प्रोडक्शन दिखाना है, तो एक ही आंकड़ा, यानी प्रोडक्शन है तो गेहूं के प्रोडक्शन को ही दिखाना है, या मैं एक ही स्थान पर, स्थान एक है, वहां पर अलग अलग प्रकार की फसलों के उत्पादन को भी दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूं। इस प्रकार से दिखाया जाता है कि जो सभी मूल्य एक ही समय के हो। अगर आपके पास जो डेटा है वो सारे के सारे एक ही साल के, एक ही साल के मतलब वो 2011 के हैं या 2001 के हैं, 1985 के हैं, 1970 के हैं, एक ही ईयर है, ईयर नहीं बदल रहा है, यानी वर्ष नहीं बदल रहा है। तो आप क्या करें कि जब भी आरेख बनाएं तो इन पद मूल्यों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सेट कर लें। कहने का अर्थ जब आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो 2001 के, ठीक है। अब 2001 के ही जो डेटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो सारे के सारे जो आंकड़े आएंगे
वो इस प्रकार से या फिर तो बड़े से छोटे आएंगे या छोटे से बड़े आएंगे, तो दिखने में थोड़ा सा आकर्षक लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आंकड़े 2011 के भी है, 1901 के भी है, 1911 के भी है, हर जनगणना वर्ष के, तब आपको इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं करना है, क्योंकि वो क्रम से आएंगे। सबसे पहले 1901 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 21 आएगा, और धीरे धीरे हम 2011 तक की ओर बढ़ेंगे। अगर एक ही साल के हैं तो आप उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें। ठीक है, जिससे आरेख में दंडों की ऊंचाई एक ओर से दूसरी ओर लगातार या फिर तो बढ़ेगी या घटेगी, जैसे कि यहाँ पर ये घट रही है। ऐसा करने से पद मूल्यों की तुलना आसानी से हो रही, पता चल जाता है कि भाई ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही, तो उससे आसानी से हम पता लगा सकते हैं। यदि आंकड़े समय या किसी क्रम में लिखे गए हैं तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्रम में दे रखा है, यानी एज ग्रुप दे रखा है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 12, तो आप चेंज नहीं करेंगे। 2001 है तो उसके बाद 2011, और 2011 के पश्चात ही 2021 आएगा। बढ़ते हैं आगे, किस प्रकार से किया जाता है ये। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो इस डायग्राम को कैसे बनाया गया, देखिएगा। पेपर पर सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच ली गई और एक लाइन सीधी खींच ली गई। हमारे पास जो आंकड़े हैं, क्या दिखाया गया है, स्टेज वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। तो कुछ राज्यों का चयन कर लिया गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला, अलग अलग राज्यों को। अब मैंने कहा कि आंकड़े जो हैं एक ही वर्ष के हैं, इसलिए उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट आंकड़े कितने हैं, तो लगभग 1100 के आसपास जो है बिहार की जनसंख्या घनत्व है। हाईएस्ट 1100 है, तो यहाँ पर जो गैप रखा 100-200 के हिसाब से, तो हर सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर जो गैप लिया है वो लिया है ऊपर की तरफ, यानी 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो 100 को, 2 सेंटीमीटर 200 को, इस प्रकार से 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन, क्योंकि 1100 से बाहर है इसलिए थोड़ा सा ऊपर गए। फिर ये जो गैप है ये तय कर लिया कि जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको 1 सेंटीमीटर रखना है, हर 2 ब्लॉक के बीच में आपने गैप छोड़े, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, तो ये 3 mm 2 mm जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से सेट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका डायग्राम सेट होता है। नीचे ये क्या है, स्टेट के नेम नेम है, तो नेम ऑफ स्टेट्स यहाँ पर हेडिंग लगा दीजिए नीचे। हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्केल जो है पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी इस तरफ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो वो इस तरफ दिखाई गई है। तो इस प्रकार से आपकी एक सीट तैयार होती है, जिसे हम सिंपल बार डायग्राम कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आंकड़े हमारे पास दो प्रकार के हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम आसानी से इसकी तुलना कर सकते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं। एक बनता है कंपाउंड बार डायग्राम, यानी मिश्रित दंडारेख। अब मिश्रित दंडारेख किस प्रकार से बनता है, तो वो हम बनाते हैं अभी। हमारे पास डेटा जो है वो एक से अधिक प्रकार के हैं। तो टोटल जो प्रोडक्शन थी वो लगभग यहाँ पर पहुंच चुकी है, लगभग 67। 67 में से जो इग्निट या इग्नोट जो स्टील है, जिसे सिलिका इस्पात कहा जाता है, वो है 62 के आसपास या 61.3, उसको अलग कर दिया। फिर उसके बाद
विक्रय योग्य इस्पात यानी सेलेबल जो स्टील है वो 4.8, यहाँ से हमने 61 से आगे 4.8 तक की जो लेंथ है उसको देखा और उसको यहाँ पर रख लिया। उसके बाद पीछे जो बचता है 1.2, तो 1.2 एक में ही हमने तीन को दिखा दिया। लेकिन हमें यहाँ पर इन आंकड़ों का प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर किसी क्षेत्र की जनसंख्या लेनी, कोई भी, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स बने हैं, 6 बार जो बने हुए हैं, तो आप किन्हीं 5 राज्यों की जनसंख्या ले लीजिए। उस जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ तक टोटल बार की हाइट कितनी होगी ज्ञात कीजिए, और उसमें से महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं उनको अलग कर लीजिए। तो एक कॉलम महिलाओं का होगा, तो महिलाओं को जैसे कि आपने, वैसे पुरुषों की और महिलाओं की संख्या लगभग लगभग बराबर रहती है। यहाँ पर देखें कि सिंपल बार डायग्राम किस प्रकार से बनाया गया है। तो यहाँ पर सिंपल बार डायग्राम की हेडिंग होगी सेक्स रेशियो इन इंडिया 1901 से लगाकर 2011। ठीक है, यानी अलग अलग वर्ष के आंकड़े हैं, तो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, हाईएस्ट जो है वो 970 तक है, तो उससे आगे या 970 या फिर उससे आगे आप बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। यहाँ पर गैप कितना रखा है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 980 या 10 का जो गैप रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल्स पर 1000 मेल्स इस तरफ आ गया इस दिशा में, और यहाँ पर हो गया ईयर 1901 1911, फिर उसके बाद 21 31, और इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। फिर यहाँ पर जो बार बन जाता है, ग्राफ पेपर मत लगाइएगा, ये लगा दिया इन्होंने, आप सिंपली 2 लाइनें खींचनी है और इस प्रकार से आपको बार खड़े करने हैं। ये तो हो गया सिंपल बार डायग्राम। इसी प्रकार से जब ये भी सिंपल बार डायग्राम है, तो यहाँ पर स्टेट वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखाएगी। ठीक है, तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। आपको भी 2 सेट बनानी है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार को यहाँ पर अलग बनाया, वेस्ट बंगाल, और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों की जनगणना जो जनसंख्या घनत्व है उसको दिखाया गया। इसी प्रकार से कंपाउंड बार डायग्राम को किस प्रकार से बनाएगा, तो पॉपुलेशन इन राजस्थान, तो राजस्थान की पॉपुलेशन के हिसाब से जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली और कोटा। ठीक है, कोई भी आप फ्री हैं, कोई भी 5 जिलों की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार ले, और लेने के बाद उसमें से टोटल, जैसे कि जयपुर की टोटल पॉपुलेशन जो है वह लगभग 65 लाख से, यहाँ पर देखिएगा पॉपुलेशन इन लैक्स, 65 लाख से कुछ ऊपर यहाँ पर लगभग 68 लाख है। अब 68 लाख में से काले वाला ब्लॉक किसको दिखा रहा है, मेल को दिखा रहा है, तो उसमें पुरुषों की जो संख्या है वो लगभग 34 लाख के आसपास है। रेस्ट जो ब्लॉक बचता है वो ऑटोमेटिकली फीमेल्स का आ जाएगा। इसी प्रकार से सबसे पहले आप टोटल पहला पूरा का पूरा यहाँ तक का बनाओगे, यहाँ तक बनने के बाद उसमें से मेल को अलग करोगे, तो टोटल पॉपुलेशन से पहला ब्लॉक बनेगा पूरा, उसमें से मेल पॉपुलेशन को अलग करना है और फीमेल अपना आप अलग हो जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर मेल को सब जगह आपने नीचे स्थान दिया है आधार पर, तो सभी कॉलम में आप आधार पर एक ही प्रकार के रखेंगे। तो यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से हमने इसको एक बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम की शक्ल में बदल दिया। तो इस प्रकार से आपकी बार डायग्राम की शीट तैयार हो जाएगी। इन तीनों शीट को आप बना दीजिए।